बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मदार अदब में आपको खुशामदीद करते हैं और मोहम्मद अकबर नियाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने अदब के हवाले से बहुत अच्छे और अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात भी कराएं और उनका तारफ़ तो दुनिया भर में मौजूद है। जिस शख्सियत के साथ आज हम मौजूद हैं नाज़रीन, वो फ़नून जो बराह रास्त इंसान को फ़ायदा ना दें, उनकी खुशी और मसरत का बायस ना बने और उसमें मकसदियत, मानवियत या तफरीक के पहलू शामिल ना हो, तो उससे उस फ़न का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो इस वजह से मौजूद हैं कि हमने ये सोचा कि नए साल के मौके के ऊपर हम एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनकी गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। बिलाशुबा इस असर हाज़िर की बहुत नामवर और संजीदा तरीन अदबी शख्सियत हैं और जिन्होंने अपने मवाद और फ़न से ऐसी पुख्तगी का इजहार किया है कि उनका कारी उनको पढ़कर सैरज़दा हो जाता है और जिनका फ़न जो है वो एक कीमती दस्तावेज़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वो एक ऐसे शायर हैं जो सोचना, महसूस करना और बोलना जानते हैं और अपनी सरमदी सलाहियतों से, अपने आला मज़ाहिर से अपने कारी को वो एक तरह से एक इतनी बड़ी मालूमात का ख़जाना दे चुके हैं कि जिसकी एक तारीख़ रकम हो चुकी है और उनकी अपने मवाद पर एक हैरत अंगेज़ गिरफ्त भी है और वो जदीद उर्दू शायरी की बहुत ज़िंदा और तवाना आवाज़ हैं। जी जनाब, जज्बे और तख़ील से लिखने वाले शायर, अदीब और रेडियो टीवी की एक बहुत आला अदबी शख्सियत हमारे साथ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब आज मौजूद हैं। मेहरबानी आपकी, आपने बहुत ज़हमत फरमाई और सर ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी ये जो है हमारे लिए एज़ाज़ का बायस है कि आज हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और ये एक यकीनन ये भी एक कीमती दस्तावेज़ के तौर पर ही महफूज होगा और इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे इफ्तिखार आरिफ साहब की शख्सियत की बात होती है तो जब ये इंडिया से जब इन्होंने मास्टर्स लखनऊ से किया और फिर उसके बाद इन्होंने बरतानिया से जो है वो एक सहाफ़त के हवाले से भी डिग्री हासिल की, तो उसके बाद वो पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने सबसे पहले रेडियो में अपने काम का आगाज़ किया। फिर वो टीवी की तरफ आए और कसौटी प्रोग्राम में अबैदुल्ला बेग साहब के साथ उन्होंने काम किया और फिर आज हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने अपने फ़नी सफ़र ये शायरी और अदब की तरफ वो किस तरफ राग़िब हुए। जब उनकी अदबी ज़िंदगी पे हम निगाह दौड़ाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उन्हें सबसे पहले जो है वो फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड से 1988 में नवाजा गया, फिर 1989 में उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी सदारती अवार्ड से जो है नवाजा गया। उसके बाद 1994 में उन्हें वसीक़ा एतराफ़ अवार्ड से नवाजा गया, फिर 1995 में बाबा उर्दू अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, फिर 1999 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सितारा इम्तियाज़ के अवार्ड से जो है वो नवाजा गया, फिर 2005 में हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उनकी अगर हम दूसरी जेतों की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो रेडियो टीवी के अलावा जो उन्होंने खिदमात पाकिस्तान में वो डायरेक्टर जनरल रहे, अकादमी अदबियात के सदर नशीन भी रहे, पुख्तदरा कौमी ज़बान के सदर नशीन रहे। इसके अलावा वो बरतानिया में उर्दू सेंटर के सरबराह रहे, लंदन में उर्दू सेंटर लंदन के, और फिर इक़्तिसादी तावन तंजीम जो इको जो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के इश्तराक से जो है वो कायम की गई, तो उसके सकाफ़ती इदारे के भी वो सरबराह रहे हैं। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से उनकी अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी में जो कि काबिल रश्क हैं और उनको देख कर, उनकी शख्सियत को देख कर हर एक पढ़ा लिखा इंसान वो रश्क महसूस कर सकता है। तो सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है जो थोड़ा सा रवायती भी है लेकिन वो ज़रूरी है कि रेडियो टीवी पे काम करते करते फिर एकदम से आप शायरी की तरफ राग़िब हुए और अदब की तरफ आए, तो ये वाक़या वो किस तरह से रूनुमा हुआ सर? इसमें नहीं सब ये
तो साथ साथ ही किस्सा चलता रहा। अब हम जब कॉलेज में स्कूल में भी पढ़ते थे तब भी हम तुकबंदी कर लेते थे जैसे बच्चे तालिब इल्म करते हैं, और चुनाचे कॉलेज स्कूल की मैगज़ीन जो थी उसमें मेरी एक गज़ल छपी थी, और उसी वक्त मैंने ये जो तखल्लुस भी इख्तियार किया था शौक़ में। सब लोग लखनऊ में तखल्लुस के साथ नाम लिखते थे ना, तो कि भाई इसरारुल हक मजाज और शबीर हसन खां जोश और जाफ़र अली ख़ान सर, तो ऐसे शौक़ होता है जैसे। तो हमने भी अपना तखल्लुस रख लिया, तो इफ्तिखार हुसैन हमारा नाम था और आरिफ हमने तखल्लुस इख्तियार किया। तो वही जो गज़ल छपी हुई है उस पर लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम, और बहुत ही ख़राब गज़ल है वो, मगर बहरहाल फिर हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ का लखनऊ का माहौल ऐसा था, वहाँ शायरी और अदब वगैरह बहुत गुस्सा था। हर महल्ले में 10-20 शायर होते थे और 2-2 रातें 3-3 रातें मुशायरे होते रहते थे। फिर मैं बैतबाजी में भी जाता रहता था, तो बहुत शेर मुझे याद थे, अभी भी बहुत से अशार याद हैं। और यूनिवर्सिटी में जैसे होता है अपने हमअस्र दोस्तों के ऊपर शेर लिखना, यूनिवर्सिटी में जो अपनी हम जमात ख़वातीन हैं लड़कियाँ थी उन पे और असातिज़ा पे, तो ये सब हदफ बनाना निशाना ऐसे होता। अब हम जब रेडियो पाकिस्तान में आए तो उसमें बेटे ये था कि हम मुलाजमत ढूंढ रहे थे कोई पढ़ाने की, कि भाई किसी यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में कराची में एक ही यूनिवर्सिटी थी, अब तो माशाल्लाह बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी थी और पंजाब यूनिवर्सिटी वही, और कराची यूनिवर्सिटी बाद में उसके कायम हुई। तो अब हम गुंजाइशें कम थी, तो और हमारे पास कोई पैसे ज़्यादा नहीं थे, हम जो नौकरी फौजी ज़रूरी थी। तो हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे यावर मेहदी साहब, तो यावर भाई जो थे वो रेडियो पाकिस्तान में बज़्म तलबा नामी एक प्रोग्राम करते थे, स्टूडेंट्स मैगज़ीन। जी सर। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम छोड़ो और तुम रेडियो में काम करो। वो मुझे ले गए, उन्होंने मेरा ऑडिशन कराया, और ऑडिशन में मैं जब पास हो गया जिसे कहते हैं, तो फिर मुझे ख़बरें मिल गई, और उसी दिन मेरी उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर साहब से मुलाकात हुई। अब मैं 10 रुपये रोज़ एक बुलेटिन जब हम पढ़ते थे तो हमें 10 रुपये मिलते थे, और अगर हम तर्जुमा भी कर लें उसने बुलेटिन का तो हमें मज़ीद 10 रुपये मिल जाते थे। तो ऐसे हमने ज़िंदगी शुरू की। फिर रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल बाद में हो गए वो सलीम गिलानी साहब, वो वहाँ आए एक्सटर्नल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल होकर, डायरेक्टर एक्सटर्नल सर्विसेज कहलाते थे, ईएस कहलाते थे वो। तो वो जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की और एक तरह से मुझको बहुत तरबियत भी मेरी की, और उस्ताद की मंजिल में भी। जी सर। और उसी ज़माने में उबैदुल्ला बेग साहब और कुरैशपुर साहब जो थे वो रेडियो के लिए काम करते थे, कसौटी वाला, जो बाद में कसौटी हुआ। मैं भी उसमें शामिल हो गया, और अब फुर्सत के औकात में जिंदा मुर्दा वगैरह कहते रहते थे। तो एक दिन सलीम गिलानी साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि वो भी आके वहाँ बैठने लगे, और वो भी उसमें शामिल हो गए। तो हम 3-4-5 लोग ये कहते रहते। इतनी देर में मुल्क में आ गया टीवी। जी सर। और वो हमको लेकर रेडियो से सलीम गिलानी साहब गए टीवी स्टेशन, और अस्लम अज़हर साहब जनरल मैनेजर थे, उनको कहा कि ये 3 लड़के हैं और आप इनको देखिए, उधर वो तस्वीर लगी हुई है, आप चाहें तो देखिएगा उस ज़माने की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा उन्होंने टेस्ट लिया। जी सर। उन्होंने हमसे 10 सवाल पूछे, और उसमें से 7 सवालों के जवाब सही दिए गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप कल से प्रोग्राम करें। अच्छा, कल जो होता था वो उस ज़माने में एक दिन छुट्टी होती थी। अच्छा, टीवी की एक दिन छुट्टी। अगले दिन जनाब हम लोग
तैयार होकर और पहुंच गए टीवी स्टेशन। अच्छा, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग बहुत कम, ड्रामे वगैरह तो रिकॉर्ड होते थे, मगर ये इस तरह के प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं होते थे, लाइव होते थे सर। अब जनाब हमें तो कोई तजुर्बा नहीं था, हम तीनों आदमी कुरैशपुर जो थे वो उसके मेज़बान हो गए, और मैं और उबैदुल्लाह बेग इस तरफ को बैठने लगे जवाब देने के लिए। अच्छा, वो देखते देखते 3, 4, 5 हफ्तों में ही वो प्रोग्राम बहुत ही मकबूल हो गया, बहुत ही मशहूर हो गया, और हम भी उसके साथ साथ मशहूर हो गए। उसी ज़माने में क्या हुआ कि मुलाजमतों का इश्तिहार आया जी सर टीवी में जी सर, और जनाब वाला हमने भी अप्लाई किया, और उसमें बड़े बड़े लोग उम्मीदवार थे मुलाजमत के, और मगर मैं उन खुश नसीबों में था कि जिनका इंतखाब हो गया। मुख्तार सिद्दीकी साहब मरहूम जो थे वो लाहौर के स्क्रिप्ट्स के इंचार्ज ठहरे, और मैं कराची के स्क्रिप्ट्स का इंचार्ज हुआ। यहाँ कुछ दिन शहजादा अहमद साहब और रज़ी तिरमिज़ी साहब भी थे यहाँ जी सर, और एक साहब थे यूनुस मंसूर उनका नाम था जी सर, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद, पहले तो रावलपिंडी टीवी था जी सर, वहाँ लालाजार में जी सर। तो गोया मैं वहाँ काम भी करता था और कसौटी भी, तो मेरी हम लोग उसमें ज़ाहिर है उसी ज़माने में शेर वेर कहने लगे और कहते थे, और ज़्यादा वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था टीवी का और रेडियो का। देखिए रेडियो में कैसे अच्छे अच्छे शायर थे वहाँ, अजीज़ हामिद मदनी साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैशर बदायूनी साहब थे, उमा महाजिर साहब थे, आप समझिए अहमद हमदानी साहब थे, कमर जमील साहब थे, रज़ी अख्तर शौक़ साहब थे। अब ये सब लोग थे और हम इन सब के, अच्छा मैं क्योंकि इनसे उम्र में छोटा था, और फिर मैंने देखिए जब बेटे आप काम करते हैं मेहनत से और लगन से, तवज्जो से, इज़्ज़त करते हैं अपने बड़ों की, तो हमने अपने बड़ों के साथ बहुत, सलीम गिलानी साहब या अजीज़ हामिद मदनी साहब, सलीम अहमद मेरे बिल्कुल एक तरह से पीर मुर्शिद की तरह, उस्ताद की तरह, बहुत बड़े नाम है सर, बहुत बड़े नाम है। तो उन्होंने हमें, अब हम आ गए टीवी, तो टीवी में हम अफसर भी हो गए ज़रा, तो कोई हमारे साथ जो लड़के थे उनमें, हमारे साथ जो प्रोड्यूसर थे उनमें उबैदुल्लाह अलीम बहुत ही अच्छे शायर और बहुत मशहूर, हमसे तो बहुत ही मशहूर। हमारे शोबे में भी नहीं, मेरे शोबे में काम करते थे मुदब्बिर अजीज़ साहब थे, उसमें मुमताज़ मिर्ज़ा साहब थे, बहुत मशहूर सिंधी के अदीब, और ऐसे ही उसी ज़माने में ये जो थे सलीम कौसर, ये भी हमारे शोबे में काम करते थे, और शौकत शोरो ये सिंधी के बहुत बड़े अदीब, ये भी हमारे शोबे में काम करते थे, और ताजदार आदिल, अयूब खावर, ये टीवी में भी उन्होंने बहुत काम जी हाँ। तो माहौल ऐसा हो गया। अब बेटे क्या हुआ कि शुरू में ये मना था कि आपके स्टेशन से आपकी कोई चीज़ नश्र नहीं होगी, यानी ये कसूल सब था एक पुराना, कोई लिखा हुआ नहीं था, मगर ये बुरा समझा जाता था कि भाई आप अपने ही स्टेशन से अपना काम कर रहे हैं। मगर उस ज़माने में हमारी 2-3 चीज़ें ऐसी थीं कि गा दी गई, और रोशनारा बेगम जो थी मलका मौसीकी, उन्होंने मेरी ये गज़ल गाई, होने को तो क्या हुआ नहीं है, हमने तो कभी कहा, बहुत मशहूर। ख्वाजा नजमुल हसन जो ये हैं हमारे पीटीवी के जो हेड भी हुए डायरेक्टर प्रोग्राम्स, उन्होंने उस ज़माने में प्रोड्यूसर थे, उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। और उसकी बड़ी मज़े की कहानी है कि एक दिन मेरी ऑपरेटर ने मुझे कहा, उस ज़माने में डायरेक्ट फ़ोन तो होते नहीं थे, ऑपरेटर के थ्रू हमें मिलता था कि लाला मूसा से खातून आपसे बात करना चाहती। तो मैंने उनसे कहा कि मिस्टर शॉप नहीं, मुझे मत मिलाएं। फिर उनका फ़ोन आ गया कि सर वो जो बीवी लाला मूसा से हैं वो ज़िद कर रही बातें। तो मैंने कहा कि भाई मैं लाला मूसा में मेरी कोई दोस्त नहीं रहती, मगर खैर अब मैंने बात की तो वो तो रोशना बेगम थी, तो मैं तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कुर्सी से खड़ा होकर मैंने सलाम उनको किया। तो कहने लगी कि मैंने आपकी गज़ल गाई है और एक राग
और एक राग के बाद एक गीत नीम क्लासिकल, और फिर मेरी गज़ल और एक ठुमरी, ये 4 उसमें। तो उन्होंने अब जनाबे वाला इस गज़ल से हमारी हवा बन गई कि भाई ये लड़का जो है ये तो कोई शेर वेर कह रहा है। अरे जनाब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने एक प्रोग्राम किया जिसमें मलका तरन्नुम थी और मोहम्मद अली साहब थे, और हम उन्हें भाई कहते थे, वो हमारे सीनियर थे ना रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में। तो हम अली भाई थे और भाभी थी ज़ेबा थी और मैडम थी। तो अब ये तय किया हुआ होगा पहले से इन लोगों ने आपस में। तो उन्होंने पूछा कि आप अपनी पसंद की कोई गज़ल बताइए। तो हम अली भाई ने मेरी गज़ल का जिक्र किया। अब मैडम ने वो गज़ल गाई, दयारे नूर में तीरा शबों के साथियों कोई तो हो। तो अब जनाब वाला जब ये गज़ल बजी तो अब हमारी बड़ी हवा हो गई, और हमारे ख़िलाफ़ भी बहुत, हमारे दोस्त भी हमारे ख़िलाफ़ हो गए। और जैसा होता है सबसे पहले दोस्त हमलावर होते। तो उन्होंने कहा कि ये जो है दयारे नूर में तीरा शबों के साथियों कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, मैं उससे झूठ भी बोलूँ तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब। तो कहने लगे ये तो ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है, कोई शायरी है। अच्छा जनाब, अब मैं बड़ा आज़ुर्दा भी हुआ कि भाई मेरे दोस्त हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे। थोड़े दिनों के बाद कलर टीवी आया मुल्क में। जी सर। तो हमारा एक प्रोड्यूसर दोस्त था ज़हीर खान, है भी माशाल्लाह, अल्लाह उसको उम्र दे सेहत दे। तो ज़हीर ने ये मोहम्मद अली शहकी नामी एक चीज़ आई यानी वो आप तो जैसे आपकी उम्र है, इस जवानी का ज़माना था, बेल बॉटम नए नए शुरू हुए थे। जी सर। तो ये बेल बॉटम का ज़माना था, वो आमतौर पर बहुत रक्स करके हाँ जी हाँ जी हाँ। तो एक दिन मुझसे आया, कहने लगा ज़हीर के मैं इनका उम्र में मैं इनसे ज़्यादा था और हमारा एहतराम भी बहुत करते थे कि भाई वो हम आपकी गज़ल गा रहे हैं। हमने कौन सी? तो उसने कहा तुमसे बिछड़ कर जितना है जान बहुत शर्मिंदा है। तो मैंने कहा कौन गाएगा? तो उसने कहा मोहम्मद अली शहकी। मैंने कहा वे ले, ये तो मरवा दिया इससे। लेकिन जनाब वो गज़ल जो थी वो उसकी बड़ी शोहरत हो गई। अब मैं संजीदा हो गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो टीवी की शोहरत तो अपनी जगह है ही। कुछ आता नहीं ना मुझे, मैं मगरिब के बारे में जानता हूँ ना, मैं कोई अंग्रेज़ी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं था। मैं तो एक बहुत ही गरीब घराने से आया था और बहुत ही गरीब घराने से आया था। तो मैंने एमए किए हुए थे, लेकिन जो जिसे आप आजकल हम लोग उर्दू मीडियम कहते हैं, वहाँ हिंदी मीडियम कहते थे। तो हम हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल में टाट स्कूलों में पढ़े हुए थे। जी सर। तो अब हम इंग्लैंड भेज दिए गए। तो वहाँ तो हम क्या करते? तो आगा सनाब्दी साहब जो थे, अब देखिए मैं तीसरे आदमी ज़िंदगी में दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि मिस्टर इफ्तिखार ऐसा करिए कि आप न्यूयॉर्क चले जाइए। और उन्होंने हमारे जो दूसरे बड़े आदमी थे साले नकवी साहब और दिलदार अली साहब, उनसे कहा कि मिस्टर रिजवी जो अमेरिका के इंचार्ज थे, मिस्टर इफ्तिखार का दाखिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मीडिया मैनेजमेंट में करा दीजिए। जी सर। एक दिन मालूम हुआ कि मेरा दाखिला हो गया है और मैं जनाब लंदन से अपना सूटकेस उठा के और चला गया, न्यूयॉर्क चला गया। अब वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो जो कोर्स था मीडिया मैनेजमेंट का, उसमें दाखिला हो गया। अब हम एक दिन आगा साहब तशरीफ़ लाए वहाँ, तो मैं किसी होटल में, हमें नाम नहीं ले सकता, आपके पॉलिसी होती है कि जगहों के नाम। तो एक होटल में छोटे से कमरे में ठहरा हुआ था। आगा साहब एक दिन रात को हम खाने से गुजरे वापस, तो उन्होंने मुझे वहाँ जिसे ड्रॉप करना कहते, खाने के बाद ड्रॉप किया। और दूसरे दिन दफ्तर में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वहाँ रहते हैं होटल में? मैंने कहा जी सर। तो वो जब चले गए लंदन वापस, तो मेरे पास दिलदार जी साहब आए। उन्होंने कहा कि आगा साहब कह गए कि जो मेरा फ्लैट है वो जब तक इफ्तिखार यहाँ हैं
तो ये उसमें रहेंगे। अच्छा, उनका फ्लैट जो है वो एक बहुत बड़ा इलाका है मैनहट्टन का, उसको पार्क एवेन्यू कहते हैं। पार्क एवेन्यू पे उनका फ्लैट था जी। और मैं जनाब उसमें रहने लगा, यानी बिल्कुल रईसाना ठाट जैसे कहते। वो मेरा जब कोर्स ख़त्म हुआ तो साल मुझसे पूछा कि मिस्टर इफ्तिखार, आप हमेशा चाहे उनका ड्राइवर हो, चाहे किसी बैंक का प्रेसिडेंट हो, चाहे सदर ममलकत हो, वो मिस्टर कह के गुफ्तगू करते होते थे, नाम इज्जत से लेते थे सबका। तो मुझसे कहने लगे कि मिस्टर इफ्तिखार, आपका क्या इरादा है? अब देखिए, वो मेरे बॉस हैं, वो पूरे बैंक के बॉस हैं, वो $26 बिलियन बैंक के मालिक हैं। देखिए, बहुत बात, दुनिया के 5वें बड़े बैंक के मालिक थे। ठीक है जनाब जी सर। अब वो ये मुझसे कह रहे हैं कि आप का क्या इरादा है? तो मैंने कहा सर, अब मैं तो भाई गरीब आदमी था, मैं तो सीधी बात, मैंने हवा बांधी नहीं। मैंने कहा सर, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उन्होंने ऑप्शन ये दिया, पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क बताइए। तो मैंने कहा कि मैं दुबई अबू धाबी नहीं जाऊंगा जी सर, और मैं अमेरिका में भी नहीं रहूँगा, मैं लंदन में रहूँगा जी सर। तो मुस्कुराए और मुझसे पूछ लगे कि मिस्टर इफ्तिखार, अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा कि हर आदमी तो न्यूयॉर्क आना चाहता है, आप लंदन काहे को जाना चाहते? तो मैंने कहा कि सर, अब मैंने भी अंग्रेज़ी में जवाब दिया कि जो मेरा ताल्लुक़ जिस शहर से है वो एक डेकेडेंट कल्चरल सेंटर था, लखनऊ। तो वो जो डेकेडेंट कल्चरल सेंटर है लंदन, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ पे थिएटर है, वहाँ पे गैलरीज हैं, वहाँ पे किताबों की दुकानें हैं, वहाँ पे पार्क हैं, वहाँ बाग हैं, एनरिच कलर। जी जी हाँ, बहुत एनरिच कल्चर उनका। जी हाँ, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कल्चर है सर। अब मैं आ गया इधर। जी सर। उन्होंने मुझे कहा कि BCCI की एक फाउंडेशन थी, उसका नाम था थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन जी। अल्ताफ गौहर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे और बड़ा उसका ठेका था। तो आगा साहब ने मुझको अल्ताफ गौहर साहब के सुपुर्द करने के लिए कहा और मुझे कहा कि आप जाके उन्हें रिपोर्ट करें। जब मैंने गौहर साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि आपकी जो तनख्वाह आपको मिल रही है वो मैं नहीं दे सकता। तो इतनी तनख्वाह तो हमारे यहाँ, यानी उन्होंने कुछ ऐसे कहा। मैंने कहा सर आप मुझे वापस कर दीजिए, उनसे कह दीजिए आगा साहब से। मैंने जाके आगा साहब से कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। तो उनका अच्छा ऐसा कीजिए कि आप यहीं रहिए, बैंक के पेरोल पे रहिए, मगर आप जाएँ वहाँ जी। मैंने आके गौहर साहब से कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी तनख्वाह वगैरह जो है, कि ये गाड़ी है या कुछ घर है, कुछ जो अलाउंसेस है वो बैंक वाले देंगे जी सर। अब मैं यहाँ आ गया। अब उस ज़माने में बड़े बड़े लोग थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन से वाबस्ता थे, यानी अब आप समझिए थर्ड वर्ल्ड फाउंडेशन बड़े लोग, डेंजिल पेरेज, खालिद हसन जी, शाहिद कादिर, अख्तर सुहानी, बाद में बहुत दिन तक हमारे दोस्त वज़ीर आज़म आपके जो हैं, दोस्त तो मैं नहीं कह रहा हूँ उनको, मैं ऐसे जैसे निकल गया मुँह से, इमरान खान साहब, ये भी हमारे यहाँ कुछ देर, हमारे यहाँ से क्रिकेट इंटरनेशनल निकलता था। सादुल्ला एक हमारे एक अफसर थे, वो उसके एडिटर थे, ये एडिटर इन चीफ थे। हुमायूं गौहर साहब जो थे वो हम सबके गोया मैनेजिंग डायरेक्टर थे, CEO वो थे। तो अब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि आप कोई ऐसा काम करें उर्दू की प्रमोशन का। जी सर। अब बेटे जब ये काम शुरू हुआ तो ये बिल्कुल एक समझिए ज़ीरो पॉसिबिलिटी थी कि इसकी कोई तरक्की होगी। अब मैं आपसे है ना कि भाई लंदन उर्दू मरकज़ फर्ज कीजिए इस्लामाबाद में कायम हो, जी सर, या लाहौर में कायम हो या कराची में कायम हो, तो इसमें कोई गुंजाइश है। मैं लंदन में उर्दू मरकज़ गैर में बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ, मेरे लिए अजनबी शहर और वहाँ मैं
फिर सर आपने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मशाइरे को भी बुलाया, और गोपीचंद नारंग, और मैं आपसे गुजारिश करूँ दुनिया में, जी सर, दुनिया में मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में किसी इदारे में इतने बड़े बड़े लोग बैक वक्त नहीं आए जितने उर्दू मरकज़ लंदन में आज। देखिए उर्दू मरकज़ लंदन का दफ्तर जो था वो था सदर जो जगह होती है, पिकेडिली जिसे कहते हैं, पिकेडिली लंदन जो है ना उसके और रीजेंट स्ट्रीट के दरमियान में एक जगह थी, वहाँ हमारा दफ्तर था। हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी खदीजा मस्तूर लाइब्रेरी के नाम से। अच्छा, अब आपने चंद नाम लिए जी, आले अहमद सुरूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, गोपीचंद नारंग, जगन्नाथ आज़ाद, महेंद्र सिंह बेदी शहर, कैफी आज़मी, सरदार जाफरी, अहमद नदीम कासमी, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, मुख्तार मसूद, अहमद फराज, फारिक बुखारी, वज़ीर आगा, इंतज़ार हुसैन, आई मीन यू नेम एनीबॉडी, सब वहाँ तशरीफ़ लाए और हमने उनके साथ तकरीबात की। फिर हमने वहाँ से बहुत सी किताबें छापी, मसलन ये जो आप देखते हैं हबीब जालिब की किताब मैंने वहाँ से छापी थी, मीरा जी का कुल्लियात मैंने वहाँ से छापा, सलीम अहमद साहब की आखिरी किताब वहाँ से छापी थी, उर्दू की एक तारीख़ अंग्रेज़ी में लिखवाई थी डेविड मैथ्यूज़ और क्रिस्टोफर शैकल से, वो हमने उर्दू की तारीख़ अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के लिए, तो यानी अच्छा काम वहाँ किया था। लेकिन इससे दो काम हुए सर। रिटन इन द सीजन ऑफ फेयर जो है वो भी इसी दौर में ही हुई या नहीं? बेटे उस ज़माने में मेरी एक किताब छपी थी, उसका नाम था 12th मैन। जी सर, 12वां खिलाड़ी सर। जी, एक अंग्रेजी की एक शायरा थी ब्रेंडा वॉकर। जी सर, वो एक दिन मैं किसी जगह गया हुआ था, मैं भी, अहमद फराज साहब और साकी फारूकी, हम 3 आदमी लंदन के एक नेशनल पोएट्री सेंटर में पढ़ने गए। तो हम सब ने अपने शेर पढ़े, तो वहाँ जो इस तरह की तकरीबात होती हैं उसमें ये कि आपने अपनी ओरिजिनल ज़बान में पढ़ा, फिर कोई आदमी उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में कर देता है ताकि जो लोग हैं वो उसको समझ ले। तो जब मेरी नज़्में रैल्फ रसल जो लंदन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उर्दू के, उन्होंने तर्जुमा की थी, वो पढ़ी गई। तो वहाँ एक खातून शायर आई हुई थी ब्रेंडा वॉकर, वो मेरे पास तशरीफ़ लाई। उन्होंने कहा कि आपके और तर्जुमे हैं? मैंने कहा हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको तर्जुमे दे दिए। जी सर। कुछ दिनों के बाद वो तशरीफ़ लाई कि क्या ये मुमकिन है कि मैं आपकी किताब छापूँ, और उन्होंने फिर ये छापी। और उसी ज़माने में वहाँ एक टेक्स्ट GCSE शुरू हुआ। जी सर। तो उसका एक निसाब मुरतब हुआ। जी सर। उस निसाब में ये जो मेरी एक नज़्म है 12वां खिलाड़ी, ये उस निसाब में शामिल हो गया। मेरे लिए बहुत इज्जत की बात थी कि भाई बरतानिया की एक टेक्स्ट बुक में जी मेरी किताब, मेरी ना, अच्छा उसमें पाकिस्तान से फैसाब की नज़्म एक छपी हुई थी, एक मेरी छपी हुई थी, हिंदुस्तान से रविंद्रनाथ टैगोर की एक नज़्म छपी हुई थी, और गांधी जी का एक मजमून छपा हुआ था। तो क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते निकाल देता है। अच्छा देखिए क्या हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से मैं दूर था जहाँ उर्दू बोली जा रही थी, तो अब वो तीसरा मरकज़ हो गया था। सुफ्ते हसन साहब ने मेरी किताब पे लिखा हुआ था वहाँ कि इफ्तिखार के बाद फैज़ साहब ने फ़िक्रा कहा था कि इफ्तिखार मेड उर्दू वेरी फैशनेबल कि इफ्तिखार ने उर्दू को बहुत फैशनेबल बना दिया। और सिप्ते भाई ने लिखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाहर उर्दू का ये सबसे बड़ा मरकज़ है। अच्छा जाहिर है कि फिर इससे हसद भी होता है।